हाय फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ईपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये पीजीटी सिविक्स के लिए है। तो अगर आप टीजीटी और पीजीटी एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन जो हमारा 91 नंबर क्वेश्चन से शुरू होगा इस वीडियो का। फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि क्या है? फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि क्या है ये बताना है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 वर्ष। फ्रांस के जो राष्ट्रपति है वो अपने पद पर 5 वर्ष के लिए मतलब बने रहते हैं। 5 वर्ष उनका कार्यकाल है। व्याख्या देख लीजिए। फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष है। फ्रांस में बहुदलीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। फ्रांस के संविधान से ही भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। गणतंत्र को अपनाया गया है। फ्रांस की जनता ने एक बार फिर इमैनुअल मैक्रों को अपना राष्ट्रपति चुना है। 44 वर्षीय इमैनुअल मैक्रों पिछले 20 साल से लगातार 2 बार चुने जाने वाले पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति बन गए हैं। जो ये आपके इमैनुअल मैक्रों के मुकाबले में दक्षिण नेता कौन थी? तो मारी ले पेन थी। तो ये जो आपके इमैनुअल मैक्रो है ये दोबारा क्या हुए हैं? फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए हैं, जिनका जो कार्यकाल रहेगा 2022 से 2027 तक है। इनका जो कार्य अवधि है वो 2022 से 2027 तक है और ये मई में होंगे। मई 2027 में उनका कार्यकाल समाप्त होगा। आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था चीन में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में मानी जाती है? तो कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा पहला नंबर एनपीसी। एनपीसी आपकी जो संस्था है वो क्या है? चीन की संस्था है जो कानून का निर्माण करती है। एनपीसी, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कर है। इसका हम देख लेते हैं इधर व्याख्या क्या क्या है। एनपीसी संस्था चीन के कानून बनाने वाली संस्था के रूप में मानी जाती है। चीन में एक दलीय प्रणाली व्यवस्था है, जबकि भारत में बहुदलीय प्रणाली व्यवस्था है। क्या एनपीसी और पीसीसी में क्या अंतर है ये आपको बताते हैं। इस व्याख्या में देखेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। एनपीसी यह चीन की वह संस्था है जिसे हम संसद कह सकते हैं और जिसका काम कानून बनाना है। इसे ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स या अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की तरह मान सकते हैं। चीन के संविधान के अनुसार एनपीसी देश की सबसे ताकतवर संस्था है, लेकिन माना यह जाता है कि एनपीसी केवल वही सब होता है जिसके लिए उसे निर्देश दिए जाते हैं। एनपीसी में केवल वही सब होता है जिसके लिए उसे क्या किए जाते हैं? निर्देश दिए जाते हैं। अब ये सी क्या है तो इसके बारे में जान लेते हैं। यह चीन की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक सलाहकार संस्थान है। ये सलाहकार संस्थान है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। इसको आप हाउस ऑफ लॉर्ड या अमेरिका सीनेट की तरह मान सकते हैं। सीपीपीसीसी केवल सलाह देने का काम करती है, क्योंकि इसके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है। फिलहाल सीपीपीसीसी में 2112 सदस्य हैं, जिनमें से मनोरंजन, खेल, विज्ञान, व्यापार जगत, गैर वामपंथी दलों के भी लोग शामिल हैं। और यहाँ कुछ और व्याख्या देखते हैं। इन दोनों की बैठकें एक
से 2 सप्ताह तक चलती है और इन्हें 2 सेशंस कहा जाता है। इस वर्ष CPPCC का अधिवेशन 3 मार्च को और NPC का अधिवेशन 5 मार्च को क्या हुआ था, शुरू हुआ था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, 93 नंबर क्वेश्चन है, समत्व से असमत्व में निरंतर परिवर्तन होने वाला निम्न में से क्या है। समत्व से असमत्व में निरंतर परिवर्तन होने वाला निम्न में से क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा शक्ति का संतुलन। क्या हो जाएगा दोस्तों, शक्ति का संतुलन। व्याख्या देख लीजिए, समत्व से असमत्व में निरंतर परिवर्तित होने वाले को शक्ति का संतुलन कहते हैं। शक्ति संतुलन का सिद्धांत बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी यह मानता है कि कोई राष्ट्र तब तक अधिक सुरक्षित होता है जब सैनिक क्षमता इस प्रकार बटी हुई हो कि कोई अकेला राज्य इतना शक्तिशाली न हो कि वह अकेले अन्य राज्यों को दबा दे। ठीक है, तो समत्व से असमत्व में निरंतर परिवर्तन होने वालों को शक्ति का संतुलन कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे आप। आगे है फ्रेंड्स, 94 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत सबके लिए एक और सबके लिए सभी पर आधारित है। कौन सा सिद्धांत सबके लिए एक और एक के लिए सभी पर आधारित है। ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में आ चुका है दोस्तों। तो ये हो जाएगा सामूहिक सुरक्षा। आंसर क्या हो जाएगा, सामूहिक सुरक्षा। व्याख्या देखिए, शक्ति संतुलन की सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा अथवा सिद्धांत सभी के लिए एक और एक के लिए सभी पर आधारित है। यह अवधारणा विश्व शक्ति संतुलन से भी संबंधित है। सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत के अंतर्गत यह संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी सदस्य राष्ट्रों की संप्रभुता अथवा शांति सुरक्षा पर कोई संकट उत्पन्न होता है तो सभी राष्ट्र सामूहिक कार्रवाई करने हेतु प्रतिबद्ध होंगे। आगे देखिए, कौन सा हित प्राथमिक और अस्थायी दोनों हितों से उभर सकता है। कौन सा हित प्राथमिक और अस्थायी दोनों हितों से उभर सकता है या आ सकता है। तो आंसर आपका हो जाएगा परिवर्तन हित। परिवर्तन हित आपका आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स, परिवर्तन हित प्राथमिक और अस्थायी दोनों हितों से उभर सकता है। आगे देखिए, 96 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में कितने अफ्रीका एशियाई राष्ट्रों ने हिस्सा लिया था। देशों ने हिस्सा लिया था, कितने देशों ने हिस्सा लिया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पहला सम्मेलन जो बेलग्रेड में हुआ था 1961 में, उसमें 25 देशों ने भाग लिया था। व्याख्या देख लीजिए, वर्ष 1900 के बेलग्रेड सम्मेलन में 25 अफ्रीका एशियाई देश या राष्ट्रों ने हिस्सा लिया। औपचारिक रूप से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शुभारंभ भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं युगोस्लाविया के राष्ट्रपति टिटो और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने किया था। वर्ष 1961 में आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता टिटो ने की थी। टिटो ने क्या किया था, अध्यक्षता की थी 1961 की। जॉर्ज और कोहेन ने राष्ट्रीय हित की व्याख्या के 3 तत्वों में से निम्न में से किसे शामिल नहीं किया है। जॉर्ज और कोहेन ने राष्ट्रीय हित की व्याख्या के 3 तत्वों में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया है, ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा सुरक्षा। सुरक्षा को उसने शामिल नहीं किया है। व्याख्या देखिए फ्रेंड्स, जॉर्ज और कोहेन ने राष्ट्रीय हित की व्याख्या के लिए
जिन 3 तत्वों की व्याख्या की है उनमें सुरक्षा को शामिल नहीं किया है। राष्ट्रीय हित के लिए भौतिक जीविता, स्वाधीनता व आर्थिक निर्वाह को शामिल किया गया है। तो जॉर्ज और कोहेन ने राष्ट्रीय हित की व्याख्या के लिए जिन 3 तत्वों को व्याख्या की है वो कौन कौन सा है? भौतिक जीविता है, स्वाधीनता है व आर्थिक निर्वाह को शामिल किया गया है। आगे देखिए दोस्तों, किसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को 3 तत्वों संगठन, सिद्धांत, इकाइयों का विभिन्नीकरण एवं क्षमा का वितरण में बांटा है? किसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को 3 तत्वों संगठन, सिद्धांत, इकाइयों का विभिन्नीकरण एवं क्षमता का वितरण में बांटा है? तो किसने बांटा है ये बताना है आपका। आंसर हो जाएगा वाल्ट्ज। वाल्ट्ज जो हैं इन्होंने इस जो संरचना है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना के जो 3 तत्व है उनको इन्होंने विभिन्न करण और क्षमताओं में बांटा है। तो व्याख्या देखिए दोस्तों, वाल्टज ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को 3 तत्वों संगठनात्मक सिद्धांतों, इकाइयों का विभिन्नकरण एवं क्षमता का वितरण में बांटा है। तो वाल्टज ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को 3 तत्वों में, वो 3 तत्व क्या है? तो पहला नंबर हो जाएगा आपका संगठनात्मक सिद्धांत, इकाइयों का विभिन्नीकरण एवं क्षमता का वितरण में बांटा है। तो ये 3 हो जाएंगे आपके, इसको ध्यान रखेंगे, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, इसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे। 99 क्वेश्चन है दोस्तों, एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों से कार्यवाही का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया के लिए क्या कहा जाता है? क्वेश्चन एक बार दोबारा सुन लीजिए। एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों से कार्यवाही का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया को के लिए क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका हो जाएगा निर्णय निर्माण। आंसर क्या हो जाएगा? निर्णय निर्माण। व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स, एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों से कार्यवाही का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया को निर्णय निर्माण कहा जाता है। पीटर ड्रकर ने निर्णय प्रक्रिया को के निम्न चरण बताया है। पीटर ड्रकर ने निर्णय प्रक्रिया के निम्न चरण बताया है। ये कौन कौन सी प्रक्रिया है देख लीजिए। समस्या को परिभाषित करना, समस्या का विश्लेषण करना, वैकल्पिक साधनों का विकास करना, सबसे अच्छे समाधान का चयन करना, निर्णय को प्रभावशाली क्रिया में परिणत करना, ये शामिल है। जो पीटर ड्रक ने निर्णय प्रक्रिया के निम्न चरण को बताया है उसमें ये आपके जो 5 चरण है वो क्या है? महत्वपूर्ण हैं। आगे देखिए, मूनी के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? मूनी के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? आंसर हो जाएगा पद सोपान। आंसर क्या हो जाएगा? पद सोपान सिद्धांत है। व्याख्या देख लीजिए, मूनी के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत पद सोपान है। संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत में नियंत्रण का विस्तार, आदेश की एकता एवं केंद्रीयकरण को इसमें शामिल किया गया है, परंतु मूनी ने पद सोपान को प्रथम स्थान पर रखा है। आगे देखिए, 101 क्वेश्चन है, कौन सा विभाग एक राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहते हैं? तो कौन सा विभाग एक राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहते हैं? तो वो हो जाएगा दोस्तों सरकारी
विभाग। आंसर क्या हो जाएगा? सरकारी विभाग औपचारिक, उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहते हैं। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। सरकारी विभाग एक राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहता है, क्योंकि प्रशासन में सरकारी विभाग को ही महत्वपूर्ण कार्यों को निष्पादित करने का दायित्व सौंपा जाता है। ठीक है, ये आपके निजी विभाग, अर्ध संरचना विभाग और अर्ध स्वायत्त विभाग शामिल नहीं रहते हैं, सरकारी विभाग ही शामिल रहते हैं। आगे देखिए, किस वर्ष में अमेरिकी सरकार ने अपना पहला स्वतंत्र नियामक आयोग अर्थात अंतर्राज्यीय वाणिज्यिक आयोग की स्थापना की थी? तो किस सन में की थी ये बताना है। 1984, 1985, 1986, 1987। तो आंसर जो दोस्त हो जाएगा 1987 में अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग की स्थापना किया गया था। तो ये याद रखेंगे। व्याख्या देख लीजिए। स्वतंत्र नियामक आयोग यूएस प्रशासनिक प्रणाली की अद्वितीय नवाचार है। सर्वप्रथम वैश्विक स्तर पर अमेरिका ने 1887 में स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार का गठन किया। इस आयोग की स्थापना का उद्देश्य सार्वजनिक हित की रक्षा और अभिवृद्धि करना है। 103 नंबर क्वेश्चन है। आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को कहा जाता है। आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? तो पदोन्नति प्रणाली भी कहा जाता है भर्ती प्रक्रिया को। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। आंतरिक रूप से भर्ती की प्रणाली को पदोन्नति प्रणाली भी कहा जाता है। पदोन्नति प्रणाली भी कहा जाता है। इसके तहत सेवा कर्मचारियों को कुछ समय बाद उनको वह पद जिस पर वर्तमान में है, ऊपर पद सोपान पर पदोन्नत कर दिया जाता है, जिससे उनके कार्य करने का उत्साह और कार्य क्षमता बढ़ जाता है। आंतरिक रूप से भर्ती प्रणाली को पदोन्नति प्रणाली भी कहा जाता है। इसके तहत ये किया जाता है कि जो सेवारत कर्मचारी हैं उनको अपने जिस पद पे काम कर रहे हैं, कुछ समय बाद उनको क्या किया जाता है, उस पद से ऊंचे पद पे रख दिया जाता है। ठीक है, जिसे क्या किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, पदोन्नति कहते हैं। ऊंचे पद पे रख दिया जाता है, जिससे उनको कार्य करने में और उत्साह होता है और उनको प्रोत्साहित मिलता है, उनका मनोबल और ज़्यादा होता है और वो अच्छे से कार्य करते हैं, ऐसा माना जाता है। 104 सेना में प्रवेश करने से पहले सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को किस प्रकार का परीक्षण दिया जाता है? तो किस प्रकार का परीक्षण दिया जाता है? तो उनको पूर्व प्रवेश परीक्षण दिया जाता है। पूर्व प्रवेश परीक्षण दिया जाता है। व्याख्या देख लीजिए। सेवा में प्रवेश करने से पूर्व सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को पूर्व प्रवेश परीक्षण प्रदान किया जाता है। पूर्व प्रवेश परीक्षण नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। नियुक्ति से पूर्व किसी भी विभाग में एक नियुक्त प्रक्रिया का गठन या निर्धारण किया जाता है, जो अंतिम स्तर पर चयनित किए गए अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस प्रशिक्षण के अंतर्गत उन्हें उनके कार्यों से संबंधित नियम, कानूनों, प्रक्रियाओं से अवगत करवाया जाता है। आगे देखिए, 105 नंबर क्वेश्चन है। सिविल सेवकों की उनके कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को संदर्भित किया जाता है। सिविल सेवकों की उनके कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को संदर्भित किया जाता है अनुशासन द्वारा, मनोबल द्वारा, पदोन्नति द्वारा, दृढ़ निश्चय द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है? मनोबल द्वारा। व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स। सिविल सेवकों की
उनके कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को मनोबल द्वारा संदर्भित किया जा सकता है। इसके लिए सिविल सेवकों को समय समय पर पुरस्कृत व प्रोत्साहन करने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, ये टोटल 15 क्वेश्चन थे, जो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो आप सभी को हमारे तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। नमस्कार।